नमस्कार, अरिहंत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईथर की। ईथर में हम सबसे पहले बात करेंगे ईथर क्या होते हैं। भाई जल के जो डाई एल्किल या डाई एरिल प्रतिस्थापी या व्युत्पन्न होते हैं। देखिए जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इसमें से यदि दोनों ही हाइड्रोजनों को यदि एल्किल ग्रुप्स द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जल का डाई एल्किल प्रतिस्थापी या व्युत्पन्न जो है वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। अब ये जो एल्किल, ये जो R है ये एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और ये एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। इन्हें एल्कोहल के, अब देखिए एल्कोहल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। इसमें इस हाइड्रोजन को यदि R या एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि मोनो एल्किल डेरिवेटिव किसके, एल्कोहल के भी क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। और इस प्रकार से इसके अतिरिक्त जब दो अल्कोहलों का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो भी आपको क्या मिलता है, ईथर प्राप्त होता है। तो ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो होता है CnH2n+2O। ठीक है, बिल्कुल एल्कोहलों के समान। तथा प्रारूपी सूत्र जो होता है वो इसका होता है ROR। ईथर जो है उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। सिंपल या सममित ईथर। सिंपल या सममित ईथर में जो दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, मिथाइल। यहाँ पर देख लीजिए दोनों एल्किल ग्रुप क्या है इथाइल। तो ये कैसा हुआ, सिमेट्रिक ईथर या सिंपल ईथर कहलाता है। इसके अलावा मिश्रित या असम्मित ईथर। मिश्रित या असम्मित ईथर में जो दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं वो दोनों ही अलग होते हैं। तो ऐसा ईथर क्या कहलाता है, मिश्रित या असम्मित ईथर कहलाता है। आर समूह की प्रकृति के आधार पर भी, आर समूह की प्रकृति के आधार पर इसे एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर कहा जाता है। यानी कि अगर एल्किल ग्रुप जो मतलब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है यदि वो एलिफेटिक है तो एलिफेटिक ईथर बनेगा, और यदि वो एरोमेटिक है जैसे कि फिनाइल अगर मतलब कौन दोनों में से एक भी ग्रुप अगर जो है एरोमेटिक हुआ तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ईथर। या तो एक तरफ हो एरोमेटिक ग्रुप या फिर दोनों ही तरफ एरोमेटिक ग्रुप हो तो भी क्या बनेगा, एरोमेटिक ईथर बनेगा। तो इन सदस्यों के, इन श्रेणी के सदस्यों में वे एरोमेटिक ईथर जिनमें एक समूह एरिल तथा दूसरा समूह एल्किल हो, जिस तो इसे क्या कहेंगे, एल्किल एरिल ईथर। ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, एल्किल एरिल ईथर कहलाएगा। जबकि ये वाला जिसमें दोनों ही समूह जो है वो एरिल ग्रुप के हो या एरोमेटिक ग्रुप के हो तो उन्हें डाई एरिल ईथर कहा जाएगा। तो ये जिसमें दोनों ही साइड एरोमेटिक ग्रुप है वो क्या कहलाएंगे, डाई एरिल ईथर कहलाएंगे। ईथरों के नामकरण की जो पद्धति होती है उसमें साधारण नाम पद्धति आप देख लीजिए। साधारण नाम पद्धति में ऑक्सीजन से जुड़े जो दोनों एल्किल समूह हैं उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख करके बाद में आप क्या ईथर शब्द जोड़ देते हैं। और अगर दोनों एल्किल समूह जो है अलग अलग हैं तो आप अल्फाबेटिकली या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका नाम लिख करके बाद में ईथर जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर दोनों ही एल्किल ग्रुप जो है वो समान है तो डाई मेथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। अब अगर दोनों ही एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो यदि भिन्न भिन्न है तो इसका नाम है एथिल जो ई से चालू होता है, और इसका नाम है मेथिल जो एम से चालू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल का नाम पहले, मेथिल का नाम बाद में और लास्ट में जोड़ दिया जाएगा ईथर। इस प्रकार से इनके नाम आप लिख सकते हैं सामान्य नाम पद्धति द्वारा। IUPAC पद्धति में आप बिल्कुल वही काम करते हैं कि आप जो है एक ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब IUPAC पद्धति में ईथरों के नाम के लिए एल्कोक्सी एल्केन शब्द लिखा जाता है। अब एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन सहित जब एल्किल ग्रुप लिया जाता है तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसके लिए संगत एल्केन के नाम तथा एल्कोक्सी समूह के नाम को एक साथ लिखते हैं और उन दोनों के मध्य जो है हाइफन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये CH3 के साथ में अगर ऑक्सीजन है तो इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे, ईथर के साथ में अगर ऑक्सीजन है तो इसे एथॉक्सी ग्रुप कहा जाएगा। और इस प्रकार जो नाम आपको मिलेंगे उनको हाइफन लगाकर एल्कोक्सी समूह को वहन करने वाले कार्बन की श्रृंखला को, जैसे आप लेते हैं ना लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं फिर आप नंबरिंग करते हैं उसके अनुसार आप नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसको एक को आप मिथॉक्सी मान लीजिए तो मिथॉक्सी मेथिल इसका IUPAC नाम हो जाएगा और साधारण नाम डाइमेथिल ईथर है। ईथर आप देखेंगे तो ये जो है ज्यादा कार्बन वाली चेन है तो इसको मेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला रखेंगे और ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापित 2 कार्बन वाला जो है ऑक्सीजन सहित जो है वो क्या कहलाएगा, इथॉक्सी कहलाएगा। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार साधारण नाम और IUPAC नामों की एक श्रेणी यहाँ पर दी हुई है आप लोगों को। अब हम बात करेंगे ईथरों में समावयवता की। समावयवता में
तो अब हम बात करेंगे ईथरों में समावयवता की। तो सबसे पहले समावयवता की बात जो है हम करेंगे यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता में सबसे पहले क्या होता है, जो ईथर होता है वो अल्कोहल में और अल्कोहल जो है वो ईथर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इथेनॉल जो है वो डाइमिथाइल ईथर में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता। दूसरी इसमें पाई जाती है मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है कि इधर 2 कार्बन वाली और इधर भी 2 कार्बन वाला अगर डाई इथाइल ईथर है तो हम क्या करेंगे, इसमें मध्य जो स्थिति है इसको परिवर्तित कर देंगे। ऑक्सीजन परमाणु को इधर मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे और इधर जो है आइसोप्रोपिल ईथर जोड़ सकते हैं, या फिर इधर मिथाइल ग्रुप जो है और इधर नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु से जो जुड़े हुए एल्किल समूह है उनमें क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मध्यावयवता कहलाता है। एक होती है स्थान समावयवता। जब यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में यदि क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की जो स्थिति है वो अगर भिन्न भिन्न हो जाती है तो इसे स्थान समावयवता करते हैं। और स्थान समावयवता दर्शाने के लिए ईथर में कार्बन परमाणु 4 या उससे अधिक होने चाहिए। जैसे कि 4 कार्बन परमाणु वाला है तो स्थान समावयवी अगर ईथर बनेगा तो देख लीजिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बन रहा है, यहाँ पे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। अगर यहाँ पर C5 कार्बन का अगर आपने उदाहरण लिया है तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन जिसमें ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से आप जो है श्रृंखला यानी कि कार्बन श्रृंखला में यदि परिवर्तन पाया जाता है तो इस तरीके के आपको स्थित जो स्थान समावयवी है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ईथरों की संरचना की। ईथरों की संरचना में एल्किल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जो है सिग्मा बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जो केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु है उसका जो संकरण होता है वो sp3 पाया जाता है। और इसके 2 अर्धपूर्ण जो sp3 संकरित कक्षक होते हैं उनमें एल्किल समूह के जो कार्बन है वो sp3 संकरित कक्षकों के साथ में अतिव्यापन द्वारा जो है प्रबल सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और सिग्मा बंध का निर्माण करने के साथ साथ जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर उपस्थित है वो दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करते हैं, तथा यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर या बंध युग्म और एकाकी युग्म के बीच में होने वाले प्रतिकर्षण की वजह से ये जो बंध कोण है वो 110 डिग्री का हो जाता है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का जो आकार है वो बढ़ेगा, इसके कारण जो है एल्किल ग्रुपों के बीच में भी प्रतिकर्षण बढ़ेगा और आबंध कोण जो है वो 110 डिग्री का हो जाएगा। अब आबंध कोण जो है वो जल में घोलने पर यह 105 डिग्री से अधिक का हो जाता है। अब ईथरों के निर्माण की अगर विधियों की हम बात करें, ईथरों के निर्माण की विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निर्जलीकरण करवा लेंगे। अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाएंगे तो अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा भी आप ईथर प्राप्त कर सकते हैं और ये काम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। क्रियाविधि अगर इसकी देखेंगे तो देख लीजिए ये जो अल्कोहल है इसका पहले तो क्या होता है, प्रोटोनीकरण, अम्ल द्वारा इसका क्या हो जाता है, प्रोटोनीकरण हो जाता है। बाद में ऑक्सोनियम आयन जो है ये O के ऊपर प्लस चार्ज आया है, ये ऑक्सोनियम आयन जो है नाभिक रागी की भांति यहाँ पर आक्रमण करता है। ये ऑक्सीजन जो है एक मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से ऑक्सीजन अपने पास में बंध जो है वो खिसका लेता है, ये वाला बंध जो है वो अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेता है और ये जो एक और नया अल्कोहल आपने लिया है वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में जाकर के इस प्रकार का बंध बना लेता है। बाद में इसका विप्रोटोनीकरण करवा करके, विप्रोटोनीकरण में क्या है, H+ के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और आपको एक ईथर प्राप्त हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया है उच्च ताप पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होती है, अतः अभिक्रिया में तापमान का नियंत्रण जो है वो अधिक जरूरी होता है। यानी कि अगर आपने इसको 443 डिग्री केल्विन का तापमान दे दिया तो ये मुख्य उत्पाद जो है एल्कीन बना देगी, ना कि ईथर, इसलिए तापमान जो है वो नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है। Al2O3 एल्यूमिना के साथ में यदि आप 250 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करवाते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाती है, अल्कोहल को गर्म कराने पर क्या प्राप्त हो जाती है, ईथर प्राप्त हो जाती है। और ये औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है और इस अभिक्रिया के द्वारा केवल और केवल प्राथमिक अल्कोहल ही इस तरह की अभिक्रिया देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल इस क्रिया को नहीं देते हैं। और अगर वे इस अभिक्रिया में एल्कीन दे देते हैं, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक अगर आप अल्कोहल यहाँ पर लेंगे तो आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। और दोनों ही विधियां जो है मिश्रित ईथर बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। ये वाली विधि और इसके पहले वाली विधि दोनों ही मिश्रित ईथर भी बनाती हैं। डायएजोमीथेन की अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है तो देख लीजिए, डायएजोमीथेन जो है अल्कोहल के साथ में HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके आपको ईथर का निर्माण करके देता है। अल्कोहल के एल्कीन पर योग द्वारा, अल्कोहल है इसके ऊपर एल्कीन और अल्कोहल जब आपस में योगात्मक अभिक्रिया देंगे तो ये किसकी उपस्थिति में देंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में और मर्क्यूरिक डाइफ्लोरोएसीटेट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी और आपको ईथर तथा मरकरी के साथ साथ जो है एक और योगोत्पाद यहाँ पर प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप जो है
उच्च सदस्य इस विधि द्वारा मिश्रित ईंधन अगर आपको बनाना है तो उच्च सदस्यों में 1,2 हाइड्राइड तथा 1,2 मेथिल स्थानांतरण द्वारा जो है ये अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बनाता है। यानी कि यहाँ जो बनने वाला मध्यवर्ती है वो कौन है? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जो है अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए जो भी यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा उसके द्वारा यहाँ पर आप जो है ईथर प्राप्त कर पाएंगे। इस विधि, ये जो विधि है ये मिश्रित ईथर बनाने के लिए सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में क्या होता है कि आप इस तरीके से 1,2 डाइहाइड्राइड या 1,2 मेथिल स्थानांतरण भी करवा सकते हैं। मतलब ये अगर इस प्रकार से अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन में मिथाइल शिफ्ट करवा करके ये इस प्रकार से एक यौगिक उत्पाद देता है। बाद में इसका जो है अपघटन करवा करके आप ईथर का निर्माण कर सकते हैं। या ये भी अपने आप में एक ईथर है। देख लीजिए ऑक्सीजन बीच में है, इधर भी एक एल्किल ग्रुप है और इधर भी एक एल्किल ग्रुप पाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से मिश्रित ईथर, ये एल्किल ग्रुप अलग है और ये वाला एल्किल ग्रुप अलग है, तो दोनों ही एल्किल ग्रुप अलग होने की वजह से यहाँ पर आपको मिश्रित ईथर प्राप्त हो जाती है। एल्किल हैलाइडों द्वारा आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा सकते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है कि RONA RX के साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में जो है जो एल्कोक्साइड आयन है, सोडियम एल्कोक्साइड हुआ या पोटेशियम एल्कोक्साइड हुआ, इसको आप गर्म करेंगे तो आपको ईथर प्राप्त होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए Cl जो है इस Na के साथ में निकल जाएगा और ईथर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो विधि है वो है एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म कराने पर। एल्किल हैलाइड को आप Ag2O के साथ में अगर गर्म करवाते हैं तो AgX यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है और ईथर आपको मिल जाता है। निम्न ईथर से उच्च ईथर यदि निर्माण करना है तो आप क्या करेंगे? क्लोरोमिथॉक्सी एथेन जो है वो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि घिघनाल अभिकर्मक का आप इस्तेमाल करेंगे। घिघनाल अभिकर्मक जो है मिथॉक्सी मीथेन या किसी लोअर जो निम्न ईथर है उनके साथ में अभिक्रिया करके इनको उच्च ईथरों में परिवर्तित कर देते हैं। ईथर के जो भौतिक गुण है वो क्या है कि भाई ये जो सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य जो होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं? रंगहीन गैस या द्रव होते हैं जिनमें विशिष्ट ईथरीय आबंध उपस्थित होता है और अत्यधिक वाष्पशील होते हैं जिनकी अधिक ज्वलनशीलता होती है, मतलब बहुत बहुत जल्दी से जल जाते हैं। तो इनके क्वथनांक जो है समावयवी अल्कोहल की अपेक्षा जो है काफी कम होंगे और जबकि संगत एल्केनों के काफी निकट होने के कारण होते हैं, जब क्योंकि ईथर के अणुओं में हाइड्रोजन बंध जो है वो उपस्थित नहीं होता है, अतः इनके अणु जो है वो संगुणित भी नहीं होते। हाइड्रोजन बंध बनाएगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बंध भी नहीं बनाएगा तो संगुणित भी ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये एन ब्यूटिल अल्कोहल और डाईएथिल ईथर में यदि आप एक समान जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इनका, उसमें आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 कार्बन वाला 3 2 5 2 7 8 9 और एक 10 हाइड्रोजन, मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणुसूत्र वाले अगर एन ब्यूटिल अल्कोहल और डाईएथिल ईथर की क्वथनांकों की अगर गणना करें तो इसका क्वथनांक जो है वो अधिक होता है और इसका क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाता है और वो हाइड्रोजन बंध जो है वो नहीं बनाता है। ईथर जल में जो है वो अल्प विलेय होती है क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जल में अल्प विलेयता जो है वो अल्प विलेय हो जाती है, जबकि ये बेंजीन क्लोरोफॉर्म वगैरह में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। ये जल से हल्के होते हैं और इसका घनत्व जो है वो 1 से कम होता है। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ ईथरों के घनत्व में भी वृद्धि होती है। अब इनके रासायनिक गुणों में बात करते हैं। रासायनिक गुणों में ये पहली बात तो ये ईथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कम ध्रुवीय होते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन भी कम दिखाते हैं, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं। ये सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम आदि के साथ में अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। सक्रिय क्रियात्मक समूह की अनुपस्थिति के कारण ये ठंडे तनु अम्ल ऑक्सीकारक तथा अपचय के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो फिर ये किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं उनको देखेंगे हम। पहली तो ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर जो ऑक्सीजन परमाणु की जो अभिक्रिया है वो देखेंगे। तो ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ में पहली बात तो ये शारीरिक गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर क्या उपस्थित होते हैं? 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इस कारण ईथर जो है वो लुईस क्षार की भांति काम करता है क्योंकि अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस क्षार होता है। अतः ईथर जो है वो सांद्र और ठंडे अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सोनियम आयन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए सांद्र या ठंडे HCl के साथ में ऑक्सोनियम आयन बना लेगा क्योंकि H+ जो है वो यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में आकर के इस तरीके से जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन को ऑक्सोनियम आयन में परिवर्तित कर देगा और ऑक्सोनियम आयन के आकर्षण की वजह से क्लोराइड आयन बाहर जुड़ा गया, इसलिए इसको डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर सांद्र H2SO4 है तो डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। ईथरेट का निर्माण, अब लुईस अम्ल है तो BF3 AlCl3 RMgX वगैरह के साथ में भी उपसंयोजक बंध बना लेगा। BF3 जो कि जिसका की ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है तो इसको ये लोन पेयर दान करके बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बना लेगा। इसी प्रकार से RMgX के साथ भी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ईथरेट का निर्माण कर लेता है।
परोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से करता है कि अगर आप पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में इसकी ऑक्सीजन के साथ में या ओजोन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एक यौग उत्पाद देता है, जिसमें यहाँ पर आपको एक हाइड्रो परोक्साइड बंध जुड़ा हुआ नजर आता है। ये परोक्साइड बंध जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रो परोक्साइड जो है वो अस्थायी होता है, अत्यधिक विषैला होता है और विस्फोटक होता है। अतः ईथर के पुराने नमूने के आसवन से पहले इसमें उपस्थित ईथर परोक्साइड को नष्ट कर देना चाहिए। अब ईथर में परोक्साइड की जो अशुद्धि है इसका परीक्षण किस प्रकार किया जाए कि आप इसमें क्या या पोटेशियम आयोडाइड मिला दो तो बैंगनी रंग की वाष्प मिल जाएगी आपको आयोडीन की। यदि बैंगनी रंग की वाष्प मिलती है तो इसका मतलब परोक्साइड बंध उपस्थित है। परोक्साइड युक्त जो ईथर है उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 वगैरह जो है इसका जो फॉर्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट का, और H2O भी इसमें उपस्थित होता है, तथा पोटेशियम थायोसाइनेट KCNS को मिला देने पर ये लाल रंग का प्राप्त हो जाता है। यानी कि ईथर का नमूना जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में नीले रंग या बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है, और फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में लाल रंग का ईथर पेरोक्साइड उपस्थिति का परीक्षण देता है। ईथर के पेरोक्साइड में परिवर्तन को जो है अब इसको निम्न प्रकार से किस प्रकार से रोका जा सकता है कि इस ईथर के नमूने को सांद्र H2SO4 के साथ में आसुत कर देने पर ये जो है पेरोक्साइड से मुक्त हो जाता है। यानी कि सांद्र H2SO4 मिलाने पर इसको आसुत कर दीजिए आप। ईथर की बोतल में Cu2O अगर आप मिला देंगे तो भी इसका पेरोक्साइड नहीं बनेगा। एल्किल समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है? दहन की अभिक्रिया। किसी भी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का यदि आप दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधा H2O आप यहाँ पर बना देते हैं। तो यही इसकी कंबशन की रिएक्शन है। हेलोजनीकरण की अभिक्रिया में क्या होगा? यदि क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन की अभिक्रिया यदि आप अंधकार में करवाते हैं तो अल्फा डैश डाइएथिल ईथर का निर्माण यहाँ पर एक यौगोत्पाद का निर्माण होता है। परंतु यदि प्रकाश की उपस्थिति में आपने क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दी है तो क्लोरीन की उपस्थिति में जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनकी सबकी जगह पर आपको क्लोरीन नजर आएगा और हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और पर क्लोरोडाइएथिल ईथर का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। CO बंध के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में जो बंध होता है, यदि उसको तोड़ दिया जाए तो किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं ये देता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो बंध होता है बाकी बंधों की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक स्थायी होता है। परंतु कुछ अभिकर्मक ही इसे विदलित कर पाते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया, तनु H2SO4 जो है इसके साथ में अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। इस प्रकार से गर्म या सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर, गर्म या सांद्र H2SO4 के साथ में जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको बाईसल्फेट का निर्माण यहाँ से हो जाता है और जल का ह्रास हो जाता है। इस क्रिया में ईथर से जो है जल का ह्रास हो जाता है और बाईसल्फेट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। इसी को होने के कारण ये जो है अकार्बनिक अम्लों के एस्टर भी कहलाते हैं। HI के साथ में अभिक्रिया करके ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि जो आपका ईथर है वो HI के साथ में अभिक्रिया करता है तो HI में से जो H+ है वो यहाँ पर प्रोटॉन की तरह आकर के बिहेव करता है और ऑक्सीजनियम आयन में इसको परिवर्तित कर देता है। ये ऑक्सीजनियम आयन जो है आगे अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है और अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर लेता है, कार्बोनियम आयन में परिवर्तित कर लेता है। बाद में यहाँ पर आयोडीन जुड़ती है और इसको RI में परिवर्तित कर लेती है। PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके जो ये है POCl3 देता है और RCl या एल्किल क्लोराइड का निर्माण यहाँ से आपको देखने को प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड के साथ में भी ये जो है RCl का निर्माण करके देगा और एल्किल एसीटेट के रूप में बाहर हो जाएगा और ये अभिक्रिया जो है ZnCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जलीकरण 360 डिग्री सेल्सियस पर यदि एल्यूमिना की उपस्थिति में आप इसका निर्जलीकरण कराते हैं तो आपको एथीन प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में BF3HgO, थोड़ा सा HgO और 125 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको एस्टर यानी कि एल्किल एल्केनोएट प्राप्त हो जाता है। अल्कोहलों तथा ईथरों में अंतर क्या क्या होता है कि दोनों का ही जो अणुसूत्र होता है वो समान होता है और दोनों में ही OH बंध, एक मतलब अल्कोहल में OH बंध और ईथरों में O बंध पाया जाता है। अब इनमें इनके जो अंतर है वो क्या है? भौतिक गुणों की अगर बात करें तो अल्कोहल वाष्पशील
द्रव है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, उसका क्वथनांक उच्च होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ये वाष्पशील द्रव होता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो क्वथनांक निम्न होते हैं। विलेयता की बात करें तो जल में विलय हो जाता है, हाइड्रोजन बंध होने की वजह से वो जल में विलय नहीं होता है, हाइड्रोजन बंध नहीं होने की वजह से। सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करवाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करवाते हैं, और इसी प्रकार के कुछ अंतर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ईथर के जो उपयोग है वो देखें, ईथर जो है वो एनेस्थेटिक यानी कि निश्चेतक के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर जाते हैं। क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा ये सुरक्षित निश्चेतक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो बाद में जाकर के फॉस्जिन गैस बना लेता है और वो विषैली गैस हो जाती है। अब शल्य चिकित्सा के लिए निश्चेतक के रूप में ईथर का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मॉर्टन ने करवाया था। हेलोएथेन भी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये फुफ्फुस व हृदय को प्रभावित नहीं करता है, ये हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रभावित नहीं करता है हेलोएथेन, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशीतक के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ईथर तथा शुष्क बर्फ का जो मिश्रण है उसके ताप को -110 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले जाया जा सकता है। वसा, तेल, रेजिन, ग्रिग्नाट अभिगर्मक के विलायक के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। कृत्रिम सुगंध बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और पेट्रोल के साथ में यदि इसका मिश्रण बना दिया जाए, इथेनॉल तथा ईथर के मिश्रण को पेट्रोल के साथ में अगर काम में लेते हैं तो ये नेटालाइट के नाम से व्यापारिक उत्पादन में भी काम में लिया जाता है, मतलब व्यापार करने के लिए नेटालाइट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर क्या होता है? यह इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका सूत्र इधर भी इथाइल और बीच में ईथर, तो ये इसका सूत्र होता है, और आईयूपीएसी नाम इथॉक्सी एथेन होता है। डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जो है सांद्र H2SO4 के साथ में करवाएंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वापस से एक एथिल अल्कोहल लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस पर आपको डाई एथिल ईथर देगा, और बाद में जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपने डाला था वो ऐसा का ऐसा आपको वापस मिल जाएगा। एथिल अल्कोहल के वाष्प को उच्च दाब पर गर्म करने पर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फॉस्फेट उत्प्रेरक में प्रवाहित करवाने पर भी आपको जो है डाई एथिल ईथर बन जाएगा इसके जल अपघटन द्वारा, इस प्रकार से। और यह विधि जो है डाईएथिल ईथर की औद्योगिक निर्माण विधि भी कहलाती है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जो है आप HBF4 की उपस्थिति में डाईएजोमीथेन से करवाएंगे तो डाईएजोमीथेन में से नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, और यहाँ पर आपको डाईएथिल ईथर देखने को मिल जाएगा। एल्किल हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड से करवाओ और उसको गर्म करवा देंगे तो सोडियम जो है इस आयोडीन को लेकर के सोडियम आयोडाइड बना लेगा, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? डाईएथिल ईथर। और डाईएथिल बनाने की ये जो अभिक्रिया है इसे विलियमसन संश्लेषण भी कहा जाता है। एथिल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म करने पर भी आपको डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। प्रयोगशाला विधि में आप प्रयोगशाला में किस प्रकार से डाईएथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है उसका H2SO4 के साथ में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करवाते हैं तो C2H5 का 22 सल्फेट मिलता है आपको। 22 सल्फेट जो है वापस से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाने पर आपको डाईएथिल ईथर दे देता है। और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसकी तरह काम कर रहा है? उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, इसमें से जल निकल रहा है, इसलिए निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। अब ईथर जो प्राप्त हुआ है इसका शोधन भी करना पड़ेगा। इस प्राप्त ईथर में कुछ मात्रा में H2SO4 और अल्कोहल भी की अशुद्धियां भी उपस्थित होती है, तो इनको दूर करने के लिए आप ईथर का क्या करेंगे? NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ में आप इसको धोएंगे, और कास्टिक सोडा के साथ में अगर धोते हैं तो आपको C2H5OH की अशुद्धि दूर हो जाती है, और यहाँ से जो प्राप्त ईथर है, जो ईथर को 50% CaCl2 के विलयन में यदि रख दिया जाता है तो इस प्रकार का एक क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसमें आप छान करके अलग कर सकते हैं। यहाँ CaCl2 जो है वो जल को भी अवशोषित कर लेता है, अतः प्राप्त ईथर में से जल की जो अशुद्धि है वो भी बाहर चली गई, और अल्कोहल की जो कुछ मात्रा में अशुद्धि रह जाती है उसमें सोडियम के टुकड़े डालकर फिर से आसवन करवा देते हैं, तो आपको जो है डाईएथिल ईथर जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस वो प्राप्त हो जाता है, और इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है। अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है। औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है? एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 का 2:1 में इसका मिश्रण आप ले लेंगे, और इस मिश्रण को कुंडली के आकार की जो नलिकाएं हैं उसमें भाप प्रवाहित करवा करके गर्म किया जाता है, और तापमान जो हो जाता है 140 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, और इस भभके से निकलने वाली जो वाष्प है उसमें एथिल अल्कोहल H2SO4 ईथर तथा जल वाष्प इन सभी का मिश्रण होता है, और उसको आप जो है जैसे आपने पहले शोधन किया था बिल्कुल उसी प्रकार से शोधन करके आप डाईएथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्मों की
की बात करें तो ये रंगहीन, वाष्पशील, अत्यधिक ज्वलनशील और विशिष्ट गंध वाला जो द्रव यौगिक होता है, इसका क्वथनांक अभी हमने देखा 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है और त्वचा पर डालने पर ये शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। ऐसा द्रव होता है जो त्वचा पे अगर गिर जाए तो आपको ठंडक महसूस होती है। जल में ये अल्प विलेय होता है, लगभग 8% तक विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में तो ये पूर्ण विलेय होता है। जल से हल्का होने की वजह से ये जो है जल में मिश्रित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका आपेक्षिक घनत्व जो है 0.713 हो जाता है। इसे सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, अतः इसका प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में यानी कि ऑपरेशन करने के दौरान एनेस्थीसिया देने में भी इसका काम में लिया जाता है। डाई एथिल ईथर जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 डी होता है। इसे -117.6 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकने के कारण इसका जो क्वथनांक है एथेनॉल की अपेक्षा जो है वो कम पाया जाता है। रासायनिक गुणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किसी भी क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में रासायनिक रूप से ये वैसे तो निष्क्रिय होते हैं और सक्रिय धातुओं के साथ भी ज्यादा अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु फिर भी इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। तो डाई एथिल ईथर जो है तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके अल्कोहल में, सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके इस तरीके से बाइसल्फेट में, अगर HI या HBr के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो आयोडाइड या ब्रोमाइड की फॉर्म में, HI के साथ में अभिक्रिया करने पर या HBr के साथ में गर्म करने पर भी आयोडाइड देते हैं। PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरो इथेन में परिवर्तित हो जाते हैं। HI के साथ में अभिक्रिया करके ये एथेन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा लाल फास्फोरस के साथ में गर्म करने पर जो एसिटिल क्लोराइड है इसके साथ में गर्म करने पर निर्जलीकरण करवाने पर ये जो है इस तरीके का एस्टर का निर्माण यहाँ से करके देते हैं। अगर ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इससे भी एस्टर देते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी अभिक्रियाएं जो है आप पहले ही पढ़ चुके हैं और यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है आप लोगों को डायथिल ईथर की अभिक्रियाओं की। अब हम बात करेंगे एनिसोल की। एनिसोल क्या होता है भाई? एरोमेटिक ईथर श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वही क्या कहलाता है? एनिसोल कहलाता है, जिसमें एक तो बेंजीन ग्रुप, एक तो फेनिल ग्रुप होता है जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और इस ऑक्सीजन से CH3 जुड़ा हुआ होता है। इसे मिथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर भी कहा जाता है। अब इसके निर्माण की विधियां देखिए आप, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में आप CH3I की अभिक्रिया करवा देंगे अल्कोहल के साथ में गर्म करने पर तो आपको एनिसोल प्राप्त हो जाएगा। फिनॉल की जो सोडियम फिनॉक्साइड है, यदि इसको डाइमेथिल सल्फेट के साथ भी आप गर्म करके कर देते हैं तो भी आपको जो है एनिसोल प्राप्त हो जाता है। फिनॉल की जो क्रिया है डाइएजोमीथेन से कराने पर भी एनिसोल प्राप्त हो जाता है। तो डाइएजोमीथेन के साथ में ये N2 गैस आपको अलग निकल जाएगी, हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये एनिसोल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। उल्मान रिएक्शन के द्वारा भी आप जो है एनिसोल प्राप्त कर सकते हैं। उल्मान में क्या होता है? इधर वाला हाइड्रोजन इस Br के साथ में KOH की उपस्थिति में और कॉपर की उपस्थिति में यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपको क्या मिलता है? आपको क्या प्राप्त होता है? डाइफेनाइल ईथर प्राप्त होता है, न कि एनिसोल। रासायनिक अभिक्रिया इनकी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में HI के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो HI क्या करता है? इस मिथाइल का मिथाइल आयोडाइड बना देता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है, उसको फिनॉल में परिवर्तित कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है अपना लोन पे इधर शिफ्ट करवा करके डबल बॉन्ड में और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर के नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ती जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ कहाँ बढ़ रहा है? ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो कहाँ जाकर के जुड़ेगा? और या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ेगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ने पर ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं देख लेते हैं। पहली अभिक्रिया कराते हैं हम ब्रोमीनीकरण की। ब्रोमीनीकरण में आप जब ब्रोमीन की अभिक्रिया या ब्रोमीन जल की अभिक्रिया FeBr3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल आपको दे देता है। या फिर आप ब्रोमीन की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो या तो ऑर्थोब्रोमो या पैराब्रोमो एनिसोल आपको प्राप्त होता है, जिसका सामान्य और IUPAC नाम यहाँ दिया हुआ है। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में नाइट्रीकरण जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाए तो ऑर्थोनाइट्रो या पैरानाइट्रो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि H2SO4 की अभिक्रिया करवाई जाती है CH2 की उपस्थिति में तो आपको सल्फोनिक अम्ल का या ऑर्थो एनिसोल सल्फोनिक अम्ल या पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह होता है।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एनिसोल की अभिक्रिया जो है आप क्लोरोमीथेन से करवाते हैं निर्जल LCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थोमेथिल एनिसोल या पैरामेथिल एनिसोल ही आपको प्राप्त होता है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण जब आप करवाते हैं तो एसिडिल क्लोराइड की अभिक्रिया निर्जल LCl3 की उपस्थिति में करवाने पर आपको मिथॉक्सी एसिटोफिनोन या मिथॉक्सी ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन या पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप जो है ईथर में इस प्रकार से आप अभिक्रियाएं देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।